नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा रेजोनेंस के बारे में बात करी थी, थोड़ा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, रियल हाइब्रिड के बारे में, और ये भी बताया था आपको कि रेजोनेंस आखिर स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, उसके बारे में बात हुई थी। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आज का टॉपिक जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। व्हाट इज रेजोनेंस? आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन व्हाट इज रेजोनेंस, फिर आप आंसर लिखेंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं कि यार ये सब तो ठीक है, ये रेजोनेंस है क्या, तो वो चीज़ों का जवाब अब मैं आपको दूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेजोनेंस। तो लिखिएगा, द डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons. The delocalization of pi electrons between parallel p orbitals. The delocalization of pi electrons between parallel p orbitals is known as resonance. The delocalization of pi electron between parallel p orbitals is known as resonance. ठीक, समझ पाए? The delocalization of pi electrons between parallel p orbital is known as resonance. तो अब अगला क्वेश्चन तो ये उठता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन पहले इसको तो समझा दें। मतलब आप एक पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दें कि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इतना अभी आप समझ लीजिए और इसको थोड़ा सा समझा दें, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है। अब ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे गया, जिधर एरो जाएगा उधर नेगेटिव और उसके पीछे पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ आया नेगेटिव तो यहाँ आ गया क्या, पॉजिटिव। तो अगर एक बॉन्ड को तोड़कर आप नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर बॉन्ड भी तो बना सकते हैं। तो पुराने पॉजिटिव से आपने बॉन्ड बना दिया, नए नेगेटिव और पुराने पॉजिटिव से आपने बॉन्ड बना दिया और नया वाला पॉजिटिव यहाँ से आ गया। तो अब आपको देखकर क्या लग रहा है कि इसको ऐसे करके पलट दिया, यही नहीं लग रहा है कि इसको ऐसे करके पलट दिया। जब ऐसी कंडीशन लगे तो इसका मतलब है कि ये इक्वल आर एस है, ठीक है। लेकिन अभी वो इक्वल आर एस की बात बाद में करेंगे। फिलहाल पैरेलल पी ऑर्बिटल जो समझा रहे थे वो समझा दे। जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका भी sp2 और इसका भी क्या है, sp2 है। तो sp2 मतलब एक s 2 p इन्वॉल्व हुए हैं और एक p जो है, एक s 2 p तो इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन एक p के पास क्या है, एक p वैकेंट। मतलब एक p के पास पाई बॉन्ड है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक p के पास क्या है, वैकेंट है ये। तो जैसे देखिए ये ऐसे, ये ऐसे बना लेते, ठीक है। ये हमारा पाई बॉन्ड है और ये पी ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन देखो सब पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ क्या हुआ होगा,
जब ये टूटा तो इस p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये वैकेंट वाला और ये फुलफिल्ड वाला आपस में क्या करा, बॉन्ड बना गया। ये बॉन्ड बना गया। ये जब इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, तो ये वैकेंट हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो ऐसे आ गया पैरेलल p ऑर्बिटल वाला, मैंने आपको समझाया। देखिए ये यहाँ पर बीच में कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बीच वाला मामला आपको समझा दें। इसको दिल पे नहीं लेना है, ये कुछ होता नहीं है, मतलब मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। जैसे ये वैकेंट था और यहाँ पर जब ये टूटा होगा तो यहाँ पर आ गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन गया होगा, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या आ गया होगा, ये खाली हो गया होगा, ये भी हो गया होगा पॉजिटिव। तो ये नया नेगेटिव पुराना पॉजिटिव, ये दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। समझ गए? समझ गए? लेकिन कभी भी ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया। बनाना ये है, इसके जस्ट बाद ये है, ठीक है। ध्यान रखना है भैया ना, हाँ, गड़बड़ नहीं कर देना। अच्छा, तो अब हम बोले कि व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी मिटा देते हैं। व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन? आंसर इसका आंसर क्या है इसका, ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पहला, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन से लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, ये भी 2 होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये भी 2 होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री रेडिकल, ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न है जो मुझे पता है, आपके मन में प्रश्न ये है कि सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो मानते हो ना। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो मानते हो ना। तो एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं बता देता हूँ आपको। आइए देखिए, मान लीजिए एक कार्बन है, और ये भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने, तो ये बन गया ऐसे। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, लेकिन जब ये ऐसे टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो इस नेगेटिव चार्ज के आने से कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, लेकिन है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ।
इसीलिए बोला जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज जहाँ भी रहता है वहाँ केवल नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, एक इलेक्ट्रॉन उस एटम का और रहता है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और अगर यही चीज को ऐसे तोड़ दिया जाए, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जब हम कोई भी चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ते हैं, जब हम कोई चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ते हैं तो इसको लाइटिक फ्यूजन बोला जाता है। और जब हम बराबर भाग में बांट देते हैं, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो उसको होमोलिटिक बोला जाता है। होमोलिटिक फ्यूजन। ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस माइनस में तोड़ते हैं तो हेटेरोलिटिक, और फ्री रेडिकल में तोड़ते हैं तो होमोलिटिक फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई पाई इलेक्ट्रॉन की कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। इन चारों प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी इसके पहले वाले व्हाट इज द रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस सभी की बात हो रही थी एक साथ। लेकिन आप चूँकि सभी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जानते थे, इसलिए मैंने वहाँ पर केवल पाई शब्द का उपयोग किया, पाई बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन को रिलेट करके आपको समझा दिया। ठीक, चलिए, तो अब ये तो बात हुई कि पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से रेजोनेंस होता है। लेकिन अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे रहें, कौन सी सिचुएशन में रहें तो रेजोनेंस होगा। तो अगला क्वेश्चन, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, कब रेजोनेंस होता है, क्या रेजोनेंस होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस होता है। क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, इन सबको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कब होता है रेजोनेंस, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। तो चलिए ये भी लिखिए, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन, resonance takes place in conjugated system. Resonance takes place in conjugated system, or system having conjugation. System having conjugation. सिस्टम हैविंग कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी में अभी कंजुगेशन भी तो समझना है ना कि रेजोनेंस कब होगा, कंजुगेशन जहाँ होगा वहाँ रेजोनेंस होगा, लेकिन कंजुगेशन क्या है तो वो अगले पॉइंट में लिखिएगा। व्हेन कंपाउंड हैव अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स, when compound have alternate pi electrons, alternate pi electron का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन फिर एक सिग्मा बॉन्ड का गैप फिर पाई इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स और कंपाउंड हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच एटम
with gap of a sigma bond then compound is known as क्या लिखा? When compound have alternate pi electrons or compound have electron deficient and electron rich atom with gap of 1 sigma bond, then that compound is known as conjugated system. That compound is known as conjugated system. एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे. लिखिए, all the pi electrons involved in resonance, all the pi electrons involved in resonance must be lie in same plane, must be lie in same plane. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिखेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ conjugated system are found. कितने टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं? आंसर, कितने टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं? तो इसमें लिखेंगे there are mainly 8 type of conjugated system. There are mainly 8 type of conjugated system. ठीक है. कितने टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं? तो बोलेंगे 8 टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं. लेकिन अब अगला क्वेश्चन ना लिखा है, और या हम एक्सप्लेन अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम. एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, आप चाहे ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम. क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, और अब आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, और हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम. अब ये बड़ा टॉपिक है, अब ये आप बड़ा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. कंजुगेटेड सिस्टम, पहले तो आपको सारे कंजुगेटेड सिस्टम्स से परिचय करवा दें, उसके बाद फिर एक एक कंजुगेटेड सिस्टम को लेकर आगे पढ़ें. ठीक है. तो सबसे पहले आपको आपकी जान पहचान हो जाए. मतलब ये क्या है, ये मीनिंग समझ पा रहे हैं? ये है पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या है पॉजिटिव चार्ज. ये कंजुगेटेड सिस्टम है. पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज. पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, मतलब पाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है. ठीक है.
अब देखिए, मैं इसको मिटाने के बाद भूल जाऊंगा कि कौन सा पहले लिखा था कौन सा बाद में लिखा था। मैं सारे टाइप के आपको बता दूंगा, बस अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं मिटाने के बाद भूल जाऊंगा, या तो फिर मैं इसका फ़ोटो खींच लूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा। क्योंकि मैं जो अपने नोट्स में लिखा हूँ वैसे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे आसान पड़े। पाई बॉन्ड पांचवा, लोन पेयर। देखिए मेन यही 5 है। जैसे पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये मतलब ये यही है, बस ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल, ये भी क्या है, एक तरह का रेजोनेंस, ठीक है। ये 8 मेन है, ये 8 मेन है, ठीक है। अब जैसे इन 8 के बारे में तो हम बात करेंगे। जरा मुझे फ़ोन देना, तो अब इसका फ़ोटो खींच ही लूँ, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा कि कौन सा टाइप पहले और कौन सा टाइप बाद में करवाना है। अब मुझे क्या है, मैं इसी ऑर्डर में चलूँगा, ठीक है। ये 8 टाइप का तो ये हो गया। अब जैसे कुछ और भी हैं इसमें, तो नोट करके उनको लिख लिया जाए, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है। तो आप बोलेंगे कैसे सर, ये तो पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, बीच में सिग्मा कहाँ है ना भाई, सिग्मा। ये पाई है मानते हैं, ये पाई है ये मानते हैं, इस पाई में एक सिग्मा है ना, इस पाई में एक सिग्मा तो है, तो हो गया ना पाई सिग्मा पाई, ये है उसी में से एक, उसी में से एक है, ठीक है। जैसे देखिए सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ओ क्या है, ओ के पास क्या है, लोन पेयर है। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, मतलब कम से कम इसका ओ कंप्लीट कर देते हैं, ऑक्टेट, ठीक है। यहाँ पर भी कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, पाई बॉन्ड लोन पेयर, तो ऐसा तो होगा नहीं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए, तो ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये लोन पेयर है, ठीक है। ये हो गया। तो ये एक तरीका था जिसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती थी। एक आध पॉइंट और लिखना है नोट करके, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, ठीक है। लिखिएगा, इफ एनी कंजुगेटेड पोजीशन हैज more than one pi bond, if any conjugated position has more than one pi bond, then only one pi bond will take part in conjugation or resonance. If any conjugated position has more than one pi bond, then only one pi bond will take part in conjugation और रेजोनेंस। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन इन 2 पाई बॉन्ड से केवल आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड ओनली 1 इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड
only one involve in conjugation। इसी तरीके से कहीं अगर दो लोन पेयर है तो भी ऐसा ही होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इफ अ कंजुगेटेड पोजीशन हैज more than one lone pair, if a conjugated position has more than one lone pair, then only one lone pair involved in conjugation or resonance, only one lone pair involved in conjugation or resonance। ठीक, तो ये भी देख लिया जाए। तीसरा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फिर O फिर H। अब देखिए ये कंडीशन आठों में से कोई एक है जिसमें आप पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ले रहे हैं। तो अब लोन पेयर दो है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आउट ऑफ टू लोन पेयर ओनली वन लोन पेयर इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा, आउट ऑफ टू लोन पेयर ओनली वन लोन पेयर इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। ठीक है, चौथा नोट का पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिएगा, इफ एनी कंजुगेटेड पोजीशन हैज पाई बॉन्ड, इफ एनी कंजुगेटेड पोजीशन हैज पाई बॉन्ड, इफ एनी conjugated position has pi bond and positive charge or negative charge और लोन पेयर, पाई बॉन्ड भी हो और पाई बॉन्ड के साथ उसी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या लो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो सकते हैं, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एक साथ हो सकते हैं, या पाई बॉन्ड लोन पेयर एक साथ हो सकते हैं। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, हाँ फ्री रेडिकल भी है, और ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल। ठीक है, देन ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन कंजुगेशन, ओनली पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन कंजुगेशन। केवल पाई बॉन्ड ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कोई और पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कैसे होगा, ये वाला एग्जाम्पल भी दे लिया जाए आपको है। तो चौथा जो पॉइंट का एग्जाम्पल है वो पिरिडीन है। जैसे यहाँ पर देखिए, बेंजीन की तरह 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है जो रेजोनेंस के लिए काफ़ी हैं, जबकि एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड भी आ रहा है। पर यहाँ लोन पेयर देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, एक ही कंजुगेटेड पोजीशन पे दो चीज़ें, पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। तो किसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करें और किसको ना करें। तो ऐसे केस में पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व करेंगे, बाकी जो भी है लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल है, उनमें से कोई भी जो होगा उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि N हैज, नाइट्रोजन हैज पाई बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, N हैज पाई बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर। लोन पेयर, but only pi bond will take part in conjugation.
will take part in conjugation. That is, lone pair of this compound, pyridine लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, not participate in resonance / conjugation. रेजोनेंस और कंजुगेशन, ठीक। अब हेडिंग डालेंगे अब एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, अभी जो फोटो खींचा था उसी की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, इसमें पहला लिखेगा कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के ब्रैकेट में लिखिएगा वैकेंट पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज और ब्रैकेट में लिखिएगा वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है, समझिएगा ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक RS है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नंबर गिनते हैं तो जो कंपाउंड आपको पहले दिया गया रहता है उसको इंक्लूड करते हैं। तो अब यहाँ पर पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन आपको समझनी है। तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि पॉजिटिव के बगल में हमेशा नेगेटिव लाया करिए, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव लाया करिए और नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव लाने की कोशिश करा करिए और नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव। हाँ, एक बात और कि लोन पेयर के भी बगल में पॉजिटिव लाने की कोशिश करिए, क्योंकि नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन रिच है और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव, ये तो ठीक है। अच्छा, नेगेटिव के बगल में जैसे पॉजिटिव ला रहे हो वैसे ही लोन पेयर के बगल में भी हमेशा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होगे तो कोशिश करोगे कि लोन पेयर के एडजेसेंट पॉइंट पे पॉजिटिव लेकर आओ। तो चलिए वो बात की बात है, अभी समझाएंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या लाना चाहिए, तो यहाँ लाना चाहिए नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव लाने के लिए इस बॉन्ड को किधर तोड़ा जाए, तो इस बॉन्ड को इधर तोड़ा जाए। जिस तरफ आप ले जाएंगे बॉन्ड को उधर उस एटम पे नेगेटिव और उसके बगल वाले एटम पे, उसके पीछे वाले एटम पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप चले आगे। देखिए बड़ा आसान था, ये तोड़े, यहां आया नेगेटिव, इस नेगेटिव और पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया और पीछे पॉजिटिव रह गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट RS है, सेकंड RS है, ये दोनों RS है। अब इन दोनों को मिला के RH बनाया जाएगा। अब RH कैसे बनाया जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। RH बन जाएगा। अब आप देखिए कि इस पर एक बार पॉजिटिव चार्ज है, मतलब राइट कॉर्नर वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और उसमें लेफ्ट कॉर्नर वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है।
मतलब पॉजिटिव चार्ज कोई दो एटम पे आ रहा है, या तो इस पे आ रहा है या तो इस पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, दोनों ही केस में, अगर इस केस को देखा जाए डबल बॉन्ड यहाँ है, उस केस को देखा जाए डबल बॉन्ड, तो मतलब दोनों जगह डबल बॉन्ड है, तो दोनों जगह डबल बॉन्ड तो नहीं लगा सकते, मतलब दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, और इन दोनों स्ट्रक्चर को बराबर देखो तो आपको लगेगा कि दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम है, बस पलट के रख दिया। तो पॉजिटिव चार्ज हाफ इस पे कर दो और हाफ इस पे कर दो, ये क्या हो गया, ये हो गया RH, रियल हाइब्रिड ये है। 1 and 2R इक्वल RS है, ये दोनों इक्वल RS हैं, मतलब दोनों सेम है इसलिए इक्वल RS बोल दिया। और जब भी इक्वल RS होगा तो दोनों सेम लगेगा कि बस उलट पलट देने पर एक जैसा बन जाएगा। जैसे समझाते हैं, देखिए एक और लेते हैं, इतने से ही समझ में तो आएगा नहीं, और लेते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लिए, CH2 CH CH CH2 प्लस, मान लो ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है कि बॉन्ड ये सब तड़ातड़ तोड़ नहीं देना, वो चटाई नहीं बिछाई आपने के बजने लगा एक साथ, आराम से चलता है। पॉजिटिव के बगल में क्या लाना है, नेगेटिव। दिमाग में पहले स्ट्रक्चर देखा, क्लियर हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव लाना है, नेगेटिव है पॉजिटिव लाना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव लाया, इस बॉन्ड को तोड़ा। अब इस बॉन्ड को तोड़ा, अब ये नहीं कि सर फटाफट सब बॉन्ड तोड़ दो, पहला बॉन्ड तोड़िए, धैर्य रखिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करिए, दोनों तरफ, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, डबल हेडेड एरो। अब किस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर आ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रेजोनेंस में कभी भी एरो जैसे घुमाते जा रहे हो ऐसे ही घुमा, जैसे ऐसे घुमा दिया एक बार, ऐसे, ये देख लो ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब लगातार इसी डायरेक्शन में घूमेगा, और मान लो इस तरफ घुमा दिया तो लगातार इसी डायरेक्शन में घूमेगा जब तक रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे घुमा दिए फिर एक बार ऐसे घुमा दिए, ऐसा नहीं होता। क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही घुमाते रहोगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते रहोगे। तो अब जैसे ये तोड़ा, ये बनाया, बन गया। भाई ये बॉन्ड तो अभी अभी आपने बनाया है ना, इसी को मत तोड़ दीजिए। ये नहीं कि इसको तोड़ के ये वापस ले आए, तो फिर इसका रेजोनेंस कहाँ दिखाया आपने। तो अब वो तो नया बना लिया है, पॉजिटिव आया पॉजिटिव, अब इसके पीछे ये है, अब इसको इन्वॉल्व कराइए। ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब ऐसे बना, ठीक। ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। 3 RS हो गए, 3 RS। हर जगह RS लिखना जरूरी नहीं है, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप ब्रैकेट में RS लिखते जाइएगा। जब समझ में आना बंद हो जाए, मतलब जब समझ में आ जाए तो RS आप लिखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ऐसे चल रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, पहले वाले को पलट दो ऐसे, तो तीसरा वाला बन जाएगा।
लेकिन पहले वाले को कुछ भी कर दो, दूसरा वाला बन जाएगा क्या, उलटने पलटने से। बॉन्ड नहीं तोड़ रहा, उलटना पलटना है, कुछ हो रहा है, तीसरा बन रहा है नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल आरएस नहीं है। आप बोलेंगे सर ये दोनों इक्वल आरएस है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। इक्वल आरएस जब बोला जाएगा तो सबके सब इक्वल आरएस होने चाहिए, या फिर कोई ना हो। इक्वल आरएस बोला जाए तो सब के सब इक्वल आरएस हो, या तो फिर कोई भी ना हो। तो अभी क्या है, इक्वल आरएस नहीं है, ये तीनों इक्वल आरएस नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर नॉट इक्वल आरएस। तो जब इक्वल आरएस नहीं है तो आपने एक बार फिर RH बनाया, CH2 CH 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 CH2, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है क्या, है। यहाँ डबल बॉन्ड है क्या, है। यहाँ डबल बॉन्ड है क्या, है, दो जगह, मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हर जगह तो डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज देखना है कहाँ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इक्वल आरएस नहीं है। इक्वल आरएस नहीं है तो अगर इक्वल आरएस होते तो एक पॉजिटिव चार्ज को डिवाइडेड बाई 3 कर देते, तो +1/3 +1/3 +1/3 3 कार्बन पे दे देते। लेकिन ये इक्वल आरएस नहीं है तो हमको अब +1/3 नहीं दे सकते। अब हमको पता ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है, हमको नहीं पता कि किस पे ज़्यादा है किस पे कम है, तो हमने इस तरीके से दे दिया। ये क्या हो गया, ये है आपका RH। समझ पाए कुछ? एक और दिखाएं, एग्जाम्पल लेते जाइए बेटा, एग्जाम्पल लेते जाइए, जितना समझ में आए उतना मज़ा, क्योंकि यही तो मज़ा है ऑनलाइन का कि एक तो बीच में बोलने वाला कोई नहीं, मैं बोलता जाऊँ। तो इससे मैं क्या मतलब समझाता हूँ। हाँ, एक चीज़ होती है कि बहुत से टीचरों के साथ ये दिक्कत है कि कैमरे के सामने चिल्लाने में कहे यार अकेले बोर हो जाते हैं चिल्लाने में, किसी कोई सामने बैठा नहीं रहता है। लेकिन मैं तो क्या है कि मैं मस्त हो जाता हूँ पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये सब चिंता नहीं रहती कि सामने कोई है नहीं है, पढ़ाओ। मुझे पता है कि आप हैं, अंदर हैं, और बस ये फीलिंग जो है मेरे अंदर वो मुझे अच्छा करने के लिए इंकरेज करती है। एक और एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए कि आपके पास है ऐसे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को अगर आप इधर तोड़ दें तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, देखिए इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव और पुराना वाला पॉजिटिव, नया नेगेटिव पुराना पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा और नया वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहो जब तक कि यही स्ट्रक्चर दोबारा ना बन जाए। साइक्लिक में तो ये खास बात है कि तब तक बनाते रहो जब तक कि दोबारा ना बन जाए। और एक बात और, बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप बॉन्ड ऐसे तोड़ रहे हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज ही बॉन्ड तोड़ते रहिएगा। अगर आप बॉन्ड ऐसे तोड़ रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो लगातार एंटी क्लॉकवाइज ही तोड़िएगा, ठीक है। अब आप तो बोल नहीं सकते कि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी डायरेक्शन में तोड़ूं, लेकिन आप की आवाज़ मन में सुनाई दे रही है कि आप क्लॉकवाइज बोल रहे हैं कि ये तोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो बॉन्ड बना गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो बॉन्ड बना गया और नया वाला पॉजिटिव यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, साइक्लिक में तब तक तोड़ते रहते जब तक कि वही चीज़ ना मिल जाए। अब देखो यहाँ पॉजिटिव, आपको ये इधर नहीं तोड़ सकते, इधर इस ऐसे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि एक बार आप क्लॉकवाइज गए हैं, दोबारा आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते। अब आपको क्लॉकवाइज ही जाना होगा, तो अब आप ऐसे जाएंगे। तो अब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव,
बना क्या, बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, एक बार फिर आप घूमे क्या, क्लॉकवाइज, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये ऐसे। लेकिन अब आप देखें तो फर्स्ट और लास्ट वाला सेम है, तो सेम नहीं बनाना है कभी। तो जब वही बन जाए तो रुक जाना है, और जो आपने फिर से वही बनाया है उसको काट देना है। और अब आप बस देख लीजिए कि कितना आर एस बना। तो देयर आर 3 RS, 3 RS, और ये 3 इक्वल RS है। ध्यान से देखिए, तो अगर आप इसी को खाली ऐसे घुमा दें तो ये बन जाएगा, और इसी को ऐसे घुमा दें तो ये बन जाएगा। देखिए, तो ये इक्वल RS है। तो तीनों, अब आप सोच रहे थे कि सर 2 में तो इक्वल RS हो सकता है, 3 में इक्वल RS कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। आपके मन में विचार आया था, ये मैं समझ सकता हूँ। चलिए देखिए, अब RH क्या हो सकता है, क्या सर, RH। तो RH आप जान चुके हैं कि हर जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है। देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड तो है, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए वो आ गया, मतलब हर जगह डबल बॉन्ड है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब हर जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, और चार्ज हर कॉर्नर पे एक बार प्लस आया है, तो मतलब +1/3, +1/3, +1/3, ये बोल सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी दिखाते हैं इसको, कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, वो भी दिखा देते हैं। ऐसे करके दिखा दे, मतलब इन तीनों को जोड़ के बीच में रख देते हैं, कि बीच में रखने का मतलब है कि ये तीनों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी मीनिंग है ये, इसकी मीनिंग है ये। तो मतलब कोई कभी ऐसा भी दे तो आप डर मत जाइएगा, समझ पा रहे हैं। और दें, एक और दें आपको, एक और दें आपको, हटाए इसको। 3 इक्वल RS था इसमें। भगवान, एक और देते हैं। अब देखिए भाई, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके साथ रेजोनेंस दिखा सके, ना पाई बॉन्ड है, ना लोन पेयर है, ना नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा इस पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज का यहीं से रेजोनेंस होगा। तो ठीक है, पहले तो ये फिक्स हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो आप देखेंगे ध्यान से कि क्या तोड़ रहे हैं, क्या जा रहा है, क्या बन रहा है। तो आप ऐसे गए, ऐसे बनाया, ये अभी अभी डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पर अभी अभी पॉजिटिव चार्ज आया है, और इस डबल बॉन्ड को आपने छुआ भी नहीं है। अब आप आगे बढ़े, जिस डबल बॉन्ड को आपने छुआ नहीं था उस पे गए आप, और आपने बनाया। ये डबल बॉन्ड को आपने टच नहीं किया है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ बना दीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है भाई, ये देखिए ऐसे हो गया। मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब इस पॉजिटिव चार्ज में आगे नहीं जा सकते। जैसे देखिए, आप कैसे जा रहे थे, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो अब आप देखिए इसको क्लॉकवाइज नहीं तोड़ सकते। मतलब आप किसी को क्लॉकवाइज तोड़ के, क्लॉकवाइज आप तोड़ रहे थे, देखिए, तो क्लॉकवाइज तोड़ के आप वहाँ रेजोनेंस अब आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस खत्म हो गया। अब क्या ये इक्वल RS है,
तो देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, मतलब दोनों डबल बॉन्ड के बीच में पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ डबल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये और ये तो सेम है पर ये नहीं है। और जब तक सब सेम ना हो इक्वल RS नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, 3RS है, 3RS है, इक्वल RS नहीं है। तो अब RH बनाना है आपको। RH बनाना है आपको, ठीक है। आपका यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये लगा दिया हमने। इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। यहां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हर कार्बन पे डबल, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में, यहाँ पर आपका इसमें है, यहाँ पर थर्ड वाले में, यहाँ पर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे आ रहा है, तो आप इसको ऐसे दिखा देंगे। यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। जब इक्वल RS ना हो तो डेल पॉजिटिव दिखाएंगे या डेल नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो डेल नेगेटिव दिखाएंगे। लेकिन जब इक्वल RS होगा तो बराबर डिवाइड कर देंगे, जितने RS है उतने से डिवाइड करके बना लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए आपको फर्स्ट वाले के कुछ एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट कंजुगेशन के। अब अगले कंजुगेशन, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अगले कंजुगेशन पर आएंगे, ठीक है। तो अगले कंजुगेशन पर आएंगे, लेकिन अभी आप इतना ही करिए, ठीक है। अगली बार मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।